1922 में एक 15 साल के लड़के का अपने काम पर पहला ही दिन था। उसके मालिक ने उसे काम देने की बजाय गैराज की सफाई पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना बच्चा भी उसे संभालने के लिए दिया। उस वक्त किसे पता था कि ये लड़का एक दिन दुनिया का वन ऑफ द टॉप कार ब्रांड और सबसे बड़ा मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएगा। ये स्टोरी है सुचेरो होंडा की, जो कि एक टाइम पे बच्चे संभालता था और फिर मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड चलाता रहा, जिसका नाम होंडा कॉरपोरेशन है। नवंबर 1906 जापान में बहुत से लोगों के लिए ये एक आम दिन था, लेकिन ये वो दिन था जिस दिन होंडा पैदा हुआ। होंडा एक छोटे से गांव में रहता था और इसके वालिद एक लोहार थे और साथ में साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। इनकी फैमिली बहुत गरीब थी और यहाँ तक बुरे हालात थे कि होंडा के 5 बहन भाई हेल्थ इशू की वजह से वफात पा गए। यही वजह थी कि होंडा के माँ बाप को अपने इस बच्चे से बहुत उम्मीदें थी और वो ये सोचते थे कि ये बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन इस बच्चे का जहन ज़्यादातर टूल्स और मशीन्स की तरफ था। ये अभी 8 साल का ही था जब इसने अपनी लाइफ की पहली कार फोर्ड मॉडल टी देखी, यहाँ तक कि वो इस कार के पीछे दूर तक भागा। यही वो कार से मोहब्बत थी जिससे वो आने वाले टाइम को बदलने वाला था। वो पढ़ाई में टाइम गुजारने की बजाय ज़्यादा वक्त रिपेयरिंग शो में गुजारता और न्यू टूल्स बनाना सीखता, जिसकी वजह से वो स्कूल में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अपने बुरे रिजल्ट को छुपाने के लिए उसने अपनी फैमिली की फेक स्टैंप तक बनाई। ये स्टैंप इतनी ओरिजिनल थी कि उसकी क्लास के कुछ और बच्चों ने भी उससे ये काम करवाया, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा दिन तक चल ना सकी और स्कूल एंड होंडा के पेरेंट्स को इस बात का पता चल गया। अब होंडा सिर्फ शॉप पे ही काम करने लगा था और उसके पेरेंट्स को अंदाज़ा हो गया था कि इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई से नहीं बल्कि मशीनों से प्यार है। 1922 में अपने स्कूल जैसे तैसे ख़त्म करने के बाद एक दिन उसने अखबार में इश्तिहार देखा कि टोक्यो की एक आर्ट शोकाई नाम की ऑटोमोबाइल कंपनी को टेक्नीशियन चाहिए था। होंडा ने इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ गया और 15 साल की उम्र में वो अपने घर को छोड़कर टोक्यो चला गया। उसने सोचा कि ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करके वो अपनी कार के ख्वाब को पूरा कर लेगा, लेकिन जब वो आर्ट शोकाई गैराज में पहुंचा तो उसे पहला काम गैराज की सफाई का मिला। वो मालिक के लिए खाना भी बनाता और यहाँ तक कि उसे मालिक के बच्चों को भी संभालना पड़ता था। अब ये और जॉब उसके लिए परेशानी का बायस बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो कैसे अपने आप को लर्निंग की तरफ लेकर जाए। अब उसकी कम पैसे मिलने और नींद ना पूरी होने की वजह से उसकी सेहत नीचे जा रही थी। फिर अचानक से एक दिन टोक्यो में ज़लज़ला आ गया। ज़लज़ले की वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम हुआ और गैराज के बहुत से मैकेनिक्स जॉब छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें अपने घरों को बनाना था। होंडा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी और ये वो टाइम था जब होंडा को उसके मालिक ने मौका दिया कि वो एज अ मैकेनिक गैराज में काम करे। होंडा को क्योंकि मशीन से बहुत प्यार था, वो अपना सारा टाइम कार्स के इंजन्स को रिपेयर करने और उनको सीखने में गुजारता। अब वो इस पोजीशन में था कि वो ना तो सिर्फ हर तरह की गाड़ी रिपेयर कर लेता था बल्कि उनके स्पेयर पार्ट्स भी डिज़ाइन कर लेता था। होंडा की काबिलियत को देखकर कंपनी के एक मालिक यूजो ने होंडा को बुलाया और उसे टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ बिजनेस मॉडल के बारे में भी समझाया। यूजो होंडा के लिए बहुत अच्छा मेंटोर साबित हुआ और इसी दौरान उसने होंडा की हेल्प से एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की जिसका नाम कर्टिस था। ये कार इतनी अच्छी थी कि इसने 2024 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप भी विन की। होंडा ने इस कार में ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पे पार्टिसिपेट किया था। इस रेस के बाद होंडा का एक नाम बन चुका था और वो एक एक्सपीरियंस मोटर कार मैकेनिक के तौर पर जाना जाने लगा। उन्नीस में आर्ट शोकाई के मालिक ने अपनी एक वर्कशॉप हमामात्सु में ओपन की और होंडा को वहां का इंचार्ज बनाया। ब्रांच के स्टार्ट होने पे सिर्फ होंडा ही उस ब्रांच को चला रहा था, लेकिन सिर्फ 2 साल की मेहनत से उसने ब्रांच में 30 लोग और रख लिए और ये ब्रांच अच्छा खासा बिजनेस करने लगी। होंडा ने अपने बॉस के बेबी को संभालने से एक फुल ब्रांच संभालने तक का सफ़र बहुत मुश्किल से किया था। वो एक ब्रिलियंट मैकेनिक के साथ रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए अपने ओनर के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी बनाई और रेसिंग में भी पार्टिसिपेट करने लगा।
1936 में होंडा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन लकीली होंडा जिंदा तो बच गया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई, यहाँ तक कि उसके फेस पे एक परमानेंट जख्म भी आ गया। होंडा ने 3 मंथ हॉस्पिटल में गुजारे, लेकिन वो खुशकिस्मत था जो जिंदा बच गया। इस वाक़ये ने होंडा को बहुत झंझोड़ा, उसे सोच में डाल दिया कि आखिरकार उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बेशक उसकी ऑटो रिपेयर अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, होंडा उससे डिससेटिस्फाई हो गया। अब टाइम था कि वो एक और न्यू और बिगर चैलेंज की तरफ मूव करे। होंडा ने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पोटेंशियल देखा। उसने अपने मालिक से कहा कि उसे चाहिए कि अब जो ऑटो रिपेयरिंग शॉप है उसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए और कार्स के पिस्टन बनाए जाएं। आशुकाई को ये आइडिया ज़्यादा पसंद ना आया। पसंद आता भी कैसे, ऑटो रिपेयर शॉप अच्छा कमा रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसी सूरत में सब कुछ रिस्क पे लगाना अच्छा नहीं था। आशुकाई ने तो ये आइडिया टोटली रिजेक्ट कर दिया। होंडा के पास अब एक न्यू विजन था और ये विजन उसने अपने एक दोस्त से डिस्कस किया। उसका दोस्त इस विजन पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया और उन दोनों ने मिलकर एक सेपरेट बिजनेस बनाया, टोकाई हैसु हैवी इंडस्ट्री, जिसमें उन्होंने पिस्टन बनाने का काम शुरू किया। होंडा दिन के टाइम कार रिपेयरिंग का काम करता था और रात को पिस्टन बनाता। ये काम बहुत मुश्किल था और इससे होंडा की हेल्थ डिस्टर्ब होती रही, लेकिन होंडा रुका नहीं और ये काम करता रहा, यहाँ तक कि उसने मेटल और अलॉयज को समझने के लिए इवनिंग क्लासेस भी ली और 2 साल की मेहनत के बाद इन्होंने अपना पहला पिस्टन बनाया। यहाँ से होंडा का टाइम चेंज हो गया। उसने आशुकाई कंपनी को खैरबाद कह दिया और अपना पूरा फोकस स्पेयर पार्ट्स कंपनी की तरफ लगा दिया। होंडा की दिन रात मेहनत के बाद टोयोटा ने 5000 पिस्टन का ऑर्डर दिया, लेकिन ये ऑर्डर होंडा के लिए बहुत परेशान कुन बना, क्योंकि टोयोटा के हाई स्टैंडर्ड की वजह से 5000 में से सिर्फ 3 पिस्टन ही पास हुए और बाकी सब फेल हो गए। लेकिन होंडा ने फिर भी हार ना मानी। उसने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और फैक्ट्रीज को विजिट किया, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग क्वालिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और फाइनली अब होंडा ने ऐसा रिंग पिस्टन बना लिया जो टोयोटा के हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता था। जैसे ही हो टोयोटा की तरफ से ऑर्डर आए, होंडा ने मास प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। होंडा ने मास प्रोडक्शन के प्रोसेस को ऐसा डिज़ाइन किया कि एक वो बेहतर पिस्टन बना सकता था और एक अनस्किल्ड लेबर भी पिस्टन को बना सकती थी। इस तरह से वो एक बड़े ऑर्डर को पूरा कर सकता था। लेकिन ये खुशी कुछ ही महीनों की थी, क्योंकि 1941 में वर्ल्ड वार 2 की वजह से जापान की बहुत सी फैक्ट्रीज को नुकसान हुआ। इनमें से एक होंडा की भी थी। होंडा कंपनी को गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया और बहुत सी लेबर्स को आर्मी में शामिल कर लिया। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो गई। अब और भी बुरा ये हुआ कि 1944 में अमेरिकन अटैक्स में एक मिसाइल होंडा कंपनी पे गिर गया, जिससे पार्ट्स की पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। अब होंडा के पास कुछ ना बचा था। होंडा ने अपने बचे कुछ एसेट्स टोयोटा को सेल कर दिए। वर्ल्ड वार 2 के बाद होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। ये हालात होंडा के साथ ही नहीं थे, बल्कि पूरा जापान क्राइसिस में था। लोगों के पास ना खाना पीने का सामान था, ना ट्रैवलिंग करने के लिए कुछ था। महंगाई अरूज पे थी। इकोनॉमिक्स क्राइसिस बुरी तरह जापान को अपने चक्कर में ले चुके थे। जापान के पास लोकल सर्विस चलाने के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि वार के बाद ऑयल नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला, जिससे वो अपना वायरलेस रेडियो चलाते थे। क्योंकि होंडा को मशीन से प्यार था, होंडा ने उसको समझने की कोशिश की। इसी दौरान होंडा को एक आइडिया है कि क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर एक मोटरसाइकिल बन जाए, क्योंकि उस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा थी तो और कार्स खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया। होंडा ने जो पैसा टोयोटा को अपनी कंपनी बेचकर कमाए थे, उसमें एक न्यू कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था होंडा कॉरपोरेशन। ये पहली दफ़ा था होंडा ने अपने नेम का इस्तेमाल किया था। ये उसने ऐसी मोटरसाइकिल्स बनाई जो फ्यूल एफिशिएंट भी थी और रिलायबल भी थी। अब कुछ इंजन तो होंडा को उस रकम से मिल गए, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि होंडा अकेले वो पूरी नहीं कर सकता था। इन्वेस्टमेंट लेने के लिए होंडा ने 18,000 शॉपकीपर्स को लेटर लिखा, जिसमें से 3,000 ने उस पर ट्रस्ट किया और अपनी इन्वेस्टमेंट भेजी। इसके बाद 1948 में होंडा ने सुपर कप के नाम से मोटरसाइकिल बनाई, जो कि बहुत अफोर्डेबल थी और जापानीज लोगों के इजीली मूव करने में बहुत हेल्पफुल थी। ये बाइक होंडा के लिए बहुत सक्सेसफुल बनी।
इस मॉडल की कामयाबी अमेरिका तक पहुंच गई और 1958 में अमेरिकन ब्रांड्स ट्रिम्फ एंड हार्ले डेविडसन को भी सेल में बीट कर दिया। होंडा शुरू से ही रेसिंग में इंटरेस्टेड था ही, तो उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाना स्टार्ट कर दी। वो डिफरेंट रेसिंग चैंपियनशिप में जाता और वहाँ अच्छे मॉडल्स को देखते हुए उनके पॉजिटिव पॉइंट्स नोट कर लेता। ये चैंपियनशिप रेस के साथ साथ बाइक कंपनीज के लिए मार्केटिंग की लोकेशन भी होती थी। इसी बात को माइंड में रखते हुए होंडा ने कुछ साल बाद 1962 में होंडा ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की, जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप विन की। होंडा बाइक्स को अब पूरी दुनिया जानने लगी थी और ये दुनिया के सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। अब सुचेरो होंडा को वो सक्सेस मिल गई थी जिसकी वो कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हुआ था। 8 साल की उम्र में जब होंडा ने पहली कार देखी, तब से कार बनाने का ख्वाब अधूरा था और अब मौका था कि वो कार्स बनाता जो कि अफोर्डेबल हों और फ्यूल एफिशिएंट भी। लेकिन हर किसी ने होंडा को कहा कि जब उसका बाइक का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो सक्सेसफुल बन चुका है तो कार्स को भूल जाए, क्योंकि कार मार्केट में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, जिसमें टोयोटा एंड निसान भी शामिल थी। लेकिन होंडा ने उनकी एक ना सुनी और अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च कर दी। ये पिकअप ट्रक बहुत बुरी तरह फेल हुई थी। फिर एक स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट सेल हुए। फिर काफ़ी सालों की मेहनत के बाद 1972 में एक कार डिज़ाइन की जिसका नाम था होंडा स्विक। जी, ये वही कार जिसके न्यू मॉडल्स आज भी पूरी दुनिया में सक्सेसफुल है। होंडा कंपनी इस गाड़ी के सक्सेस के बाद 1980 में जापान की तीसरी बड़ी ऑटोमेटिव कंपनी बन गई और उसके 10 साल बाद पूरी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमेटिव कंपनी बन गई। खैर, सुचेरो होंडा ने 1973 में ही अपने कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी। उनका ये मानना था कि सक्सेस आपके काम के सिर्फ 1% को जाहिर करती है, जबकि 99% पीछे रह जाता है, जिसका नाम है फेलियर। 1991 में सुचेरो होंडा वफात कर गए। बहरहाल अभी भी होंडा कार्स, इंजन और एयरप्लेन में एक बहुत बड़ा नाम है और पूरी दुनिया के अंदर एक लीडिंग ब्रांड है।